हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम रीट एसएसटी का चौथा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? एस.एल. बासम का, वी.एल. स्मिथ का, मैक्स मुलर का, जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कथन यानी वी.ए. स्मिथ का है। किसका है? वी.ए. स्मिथ का है कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। व्याख्या: भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का कथन ब्रिटिश इतिहासकार था वी.ए. स्मिथ ने दिया था। स्मिथ ने भारत को विविधता का देश कहा है। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने वर्ष 1904 में भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? स्मिथ ने 1904 में भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट, इसमें इनमें कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। इनमें से कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है? प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है। ऑप्शन बी है, ये आंकलन की सीमा नहीं है। जबकि समय की कमी, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये आंकलन की सीमाएं हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, ये आंकलन की सीमा नहीं है। व्याख्या: आंकलन का उपयोग छात्रों के अधिगम स्तर को जांचने के लिए किया जाता है। प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व आंकलन की सीमा नहीं है। आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गतिशील एवं आत्म विकसित बनाता है। यह शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संशोधन करने एवं सुधार करने में मदद करता है। आंकलन की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। आंकलन की सीमाएं: समय की कमी, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए उपयोगी, ये आंकलन की सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो मुख्य सोपान पूछे जाएं तो 4 हैं, वैसे 6 हैं, लेकिन बात कर रहा है मुख्य सोपानों की। तो मुख्य सोपान 6 होते हैं और वैसे 6 सोपान होते हैं परियोजना विधि में। कौन कौन से? परिस्थितियों का निर्माण करना, परियोजना का चयन करना, परियोजना की रूपरेखा बनाना, परियोजना का क्रियान्वयन करना, परियोजना का मूल्यांकन करना, अभिलेख संधारण करना या लेखा जोखा करना। इस प्रकार परियोजना के 6 सोपान हैं और मुख्य सोपान पूछे जाएं तो कितने करोगे? 4 हैं। कितने हैं मुख्य सोपान? 4 हैं। कौन कौन से? परिस्थितियों का निर्माण करना, परियोजना का चयन करना, परियोजना की रूपरेखा बनाना, परियोजना का क्रियान्वयन करना, परियोजना का मूल्यांकन करना और अभिलेख संधारण करना या लेखा जोखा करना। ये मुख्य सोपानों में नहीं आते, 5 और 6। नेक्स्ट, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। टीसीआई अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, एलसीआई शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, टीएलसीआई इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, जीसीआई समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीसीआई समूह नियंत्रित अनुदेशन परियोजना विधि से संबंधित नहीं है। व्याख्या: अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि जीसीआई समूह नियंत्रण अनुदेशन से संबंधित है। अनुदेशन तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विशेष विषय पर निर्देशन देने के लिए किया जाता है। जीसीआई के अंतर्गत समूह का प्रत्येक सदस्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। विचार विमर्श के कारण वे अपने विचारों और मतों को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा कागज फ्लेलन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? इनमें से कौन सा कागज
फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? सोख्ता कागज, रेगमाल कागज, अभिलेखीय कागज, अस्तर कागज। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगमाल कागज। व्याख्या: फ्लेनल बोर्ड किसी चित्र या आकृति के विभिन्न भागों को पृथक पृथक प्रदर्शित करने वाला बोर्ड है। फ्लेनल बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड तथा हार्ड बोर्ड के टुकड़े पर फ्लेनल के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके पीछे रेगमाल कागज चिपका रहता है। नेक्स्ट, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। यानी मॉरिसन ने शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान दिए थे, उनको सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर क्या आएगा अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आएगा अन्वेषण आएगा, अन्वेषण के बाद आएगा व्यवस्था, और व्यवस्था के बाद आएगा वर्णन, और वर्णन के बाद क्या आएगा परिपाक। यानी प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, व्यवस्था, वर्णन और परिपाक। इस प्रकार ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: बौद्ध स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रस्तावक H.C. मॉरिसन है। बौद्ध स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर शिक्षण की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कम अनुभवी छात्र के व्यवहार को प्रभावित करता है और समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुसार उसे विकसित करने में मदद करता है। मॉरिसन के अनुसार बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के सोपान निम्नलिखित हैं: प्रस्तुतिकरण, फिर अन्वेषण आएगा, फिर व्यवस्था, फिर वर्णन, फिर परिपाक। प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, व्यवस्था, वर्णन, परिपाक, ये मॉरिसन ने शिक्षण के सोपान बताए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि, प्रश्नावली विधि। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? कहानी विधि है, ये वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। बाकी मूल्यांकन विधि, प्रश्नावली विधि और मनोदैहिक विधि ये मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, बल्कि कहानी शिक्षण नहीं है। व्याख्या: कहानी विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्रों के ज्ञान ग्रहण करने की तत्परता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि मूल्यांकन, मनोदैहिक तथा प्रश्नावली विधि में छात्र स्वयं एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी यानी बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि। बाकी बाल केंद्रित विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रयोग विधि ये सभी बाल केंद्रित विधियां हैं। व्याख्यान विधि है ये बाल केंद्रित नहीं है, अध्यापक केंद्रित होती है। व्याख्या: व्याख्यान विधि यह शिक्षण की प्राचीनतम विधि है जिसमें केवल अध्यापक सक्रिय रहकर व्याख्यान प्रस्तुत करता है, जबकि छात्र निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में होता है। इस विधि में प्रस्तुतिकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, अतः व्याख्यान विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सही है, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में बिल्कुल सत्य है, विषय वस्तु की बेहतर समझ में बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना सामाजिक अध्ययन के संपर्क को। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन में रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की ये परिभाषा है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या:
उपयुक्त परिभाषा सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा दी गई है। सामान्यतः सामाजिक अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन है। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विशेष सामग्री की तरफ संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। मुफात ने क्या परिभाषा दी है? सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ये मुफात की परिभाषा है। नेक्स्ट, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थाओं की रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, जाति प्रथा की प्रशंसा करना। तो जाति प्रथा की प्रशंसा करना ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। व्याख्या: सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संसाधनों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की समझ, राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, ये सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? लेंटास को, निग्रंथ को, धरती धोरारी को, शब्द को। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना को दिया गया था? शब्द रचना को दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है शब्द। व्याख्या: कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ। पाथल और पीथल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें महाराणा प्रताप की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसमें? पाथल और पीथल रचना में। शब्द: राजस्थानी काव्य संग्रह के लिए इन्हें राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किसको? शब्द रचना को, जो कि सूर्य कन्हैयालाल सेठिया की है। एक राजस्थानी काव्य संग्रह है जो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। इसे राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 से सम्मानित किया गया। इस रचना पर किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। नेक्स्ट, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है श्रावणी तीज को। श्रावणी तीज को लहरिया पहना जाता है। व्याख्या: राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को पहना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से नव विवाहित कुंवारी कन्याओं का त्योहार होता है। इस दिन जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत, ये जो आभूषण पहने जाते हैं ये गले में पहने जाते हैं स्त्रियों द्वारा। याद रखेंगे, तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत, ये गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट, व्याख्या। व्याख्या में देखेंगे अपन गले के आभूषण। गले के आभूषण कौन कौन से हैं? तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, झालर। झालर भी गले में पहना जाता है। बजटी भी गले में पहना जाता है। मादलिया, हंसहार, कंठमाला और पंचलड़ी, ये जो आभूषण हैं ये गले के हैं। कौन कौन से? तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, झालर, बजटी, मादलिया, हंसहार, कंठमाला, पंचलड़ी, ये गले के आभूषण हैं महिलाओं के। सिर के आभूषण: शीश फूल, रखड़ी, बोर, टिकड़ी और मेमंद, ये सिर के आभूषण हैं। हाथ के आभूषण: गोखरू, चूड़ियाँ, चूड़ा, हथफूल, बगड़ी, पाटला, कंगन, छल्ला और कड़ा, ये हाथ के आभूषण है। गोखरू, चूड़ियाँ, चूड़ा, हथफूल, बगड़ी, पाटला, कंगन, छल्ला, कड़ा। कमर के आभूषण देखो, कंदोरा, तागड़ी, करदनी, कणकती और सटका। सटका कमर का आभूषण है भाई, ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, और वीडियो अच्छा लगे तो यार
लाइक जरूर करो। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से? तो जो तेरापंथी संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या, तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से, जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, टोंक का प्रसिद्ध चारबेत लोकनाट्य का प्रारंभ किसने किया था? तो करीम खां निहंग ने किया था। किसने किया था? करीम खां निहंग ने किया था चारबेत टोंक में प्रारंभ। व्याख्या, चारबेत टोंक का लोकनाट्य है। भारत में इसका प्रारंभ करीम खां ने तथा राजस्थान में इसका प्रारंभ फैजुल्ला खां के समय करीम खां निहंग ने किया था। पठानी काव्य की शैली में पश्तो भाषा में 4 पंक्तियां लिखी जाती हैं जिसे बेत कहते हैं, जिससे इसका नाम पड़ा चारबेत। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देंगे। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये बूंदी शैली की रही है। पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली आ जाए तो वो बूंदी शैली रहेगी। व्याख्या, बूंदी चित्र शैली, इस चित्र शैली का प्रारंभ सुरजन सिंह के समय हुआ व उमेद सिंह के समय इसका स्वर्ण काल था। यानी बूंदी में चित्र शैली का विकास सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुआ, लेकिन उमेद सिंह का काल बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल रहा था। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई थी बूंदी में, जिसे भित्ति चित्रों का सौरभ कहते हैं। इसमें पशु पक्षियों वाली चित्रशैली कहते हैं। किसे? बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों वाली चित्रशैली कहते हैं। इस चित्रशैली में सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। यह चित्रशैली मेवाड़, मुगल व मालवा शैली का मिश्रण है। कौन सी? बूंदी शैली। बूंदी शैली मेवाड़, मुगल व मालवा शैली का मिश्रण है। कौन सी? बूंदी शैली। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बूंदी शैली है वो मेवाड़, मुगल और मालवा शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को यानी कि कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। व्याख्या, राजस्थान में वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। इसको आप याद रखेंगे, माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर मंदिर परिसर में लगता है। यह मेला भगवान शिव को समर्पित है। वेणेश्वर धाम सोम, माही, जाखम नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा माधो सिंह ने जयपुर में चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। व्याख्या, शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर में है, ग्रामीण हट गया भैया। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी चाकसू में करवाया था। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। इसका वाहन गद्दा है। इसका पुजारी कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, यानी शीतला अष्टमी को लगता है। इस देवी की पूजा खंडित रूप में की जाती है। नेक्स्ट, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। व्याख्या, 16वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण की अन्य भक्त मीराबाई के बाद 1815 ईस्वी को डूंगरपुर में जन्मी गौरीबाई को मीरा का अवतार माना जाता है। इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको? गौरीबाई को। कालीबाई की साक्षरता, कालीबाई को साक्षरता और आधुनिक एकलव्य की देवी के रूप में जाना जाता है। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की एक भील बालिका थी जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, वीपी मेनन ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को हुआ। संयुक्त राजस्थान संघ का गठन
पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत मिलते ही संयुक्त राजस्थान संघ कहलाया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था संयुक्त राजस्थान का। उपराज प्रमुख और संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था अपना। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था। इस संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया था। कुल रियासत 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बूंदी रियासत में बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास, न्यूनू राम शर्मा, विजय सिंह पथिक। व्याख्या, इसमें स्टार दे रखा है भाई। व्याख्या, बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक रहा। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? न्यूनू राम शर्मा थे, हरिभाई किंकर थे, रामनारायण चौधरी थे। संस्था राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। डाबी हत्याकांड बूंदी में कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी में किसान सभा पर गोलियां चलाने से नानकजी भील शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में रहा था। इडर, सूत, बेड़सा रहा था भाई। क्या रहा था? बेड़सा। व्याख्या, 1911 के प्रारंभ में गोविंदगिरी, बेड़सा, डूंगरपुर आ गए और धुनी स्थापित कर भक्त पंथ प्रारंभ किया था। किसने? गोविंदगिरी ने भक्त आंदोलन चलाया था। 1913 में उन्हें गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। किन्हें? गोविंदगिरी को 1913 में गिरफ्तार किया गया और अहमदाबाद जेल में भेजा गया। गोविंदगिरी अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। यहीं पर 1931 में उनका अंतिम संस्कार किया गया। किनका? गोविंदगिरी का। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल था भाई। कौन था? जेडी होल। यहां से क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है, तो एक बार पॉलिटिकल एजेंट अपन देख लेते हैं। और के अंदर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेसन, जिसको टांग दिया था आहुआ के किले पर कुशाल सिंह की सेना ने। जयपुर का था कर्नल ईडन। कोटा का मेजर बर्टन था, जिसका सिर काट दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। किसने काटा था? जयदयाल और मेहराब खां ने। जयदयाल और मेहराब खां, याद रखेंगे आप। सिरोही का जेडी होल था। मेवाड़ का मेजर सावर्स था और भरतपुर का मोरिसन था। मेजर सावर्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार के लिए सही नहीं था। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे। यानी तात्या टोपे के बारे में इसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की ये बहुत बड़ी गलती थी कि तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई थी। क्या कारण रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 25। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो उसका पुत्र था मालदेव। मालदेव शासक बना था। व्याख्या, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 से लेकर 1562 तक मालदेव जोधपुर का शासक बना। मालदेव के उपनाम क्या क्या हैं? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। हिंदू बादशाह कहा जाता है। हसमत वाला राजा भी मालदेव को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। भारत का महान पुरुषार्थी था मालदेव। मालदेव की विजय मेड़ता व अजमेर विजय 1538 में, सिवाना विजय व जालोर विजय और पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था कब? 1541-42 में मालदेव और जेत सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जेत सिंह मारा गया था। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में हुआ था मालदेव व शेरशाह के मध्य। शेरशाह सूरी की इसमें विजय हुई थी और शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं यानी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था?
जहांगीर के मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था जहांगीर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। व्याख्या: जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद जयपुर महाराजा मान सिंह के मनसब को कम किया था। अकबर के समय मान सिंह को 7 जार का मनसबदार बनाया गया, जबकि जहांगीर ने मान सिंह का यानी कि जहांगीर का मान सिंह पर नाराज होने का मुख्य कारण खुसरो था, इसलिए मान सिंह का मनसब कम किया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। व्याख्या: खानवा युद्ध में बाबर से पराजित होने के बाद राणा सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करने एवं बाबर से हार का बदला लेने के लिए चंदेरी की ओर सेना लेकर प्रस्थान किया। राणा सांगा ने कालपी के पास इरीच गांव में अपनी सेना का डेरा डाला, परंतु अपने सरदारों ने राणा सांगा को जहर देकर मार दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का दाह संस्कार किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी के ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण और अग्निकुंड। अग्निकुंड की वेदियां कालीबंगा में मिली है। दुर्ग यानी गढ़ पर स्थित है कालीबंगा, और मिट्टी के ईंटें भी मिली हैं, लेकिन लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या: कालीबंगा की विशेषताएं। नगर नियोजन: कालीबंगा सभ्यता एक नगर नियोजन प्रधान सभ्यता थी। नगर 2 भागों में विभक्त थे। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत था। समकोण पर काटती सड़कें, पक्की व ढकी नालियां मिली हैं। यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से संबंध बताती हैं। मुख्य फसल गेहूं जो थी। कपास को सिंडन कहा जाता था। जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य व अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से मिट्टी, तांबे व कांस्य के उपकरण मिले हैं, लेकिन लोहे के नहीं मिले हैं। कालीबंगे कालीबंगा सभ्यता के लोग लोहे के उपकरण से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में। व्याख्या: रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। धौलपुर के अन्य अभ्यारण्य वन विहार और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 2010 में लागू की गई थी। व्याख्या: राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति फरवरी 2010 में घोषित की। यह नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान था। 2010 की वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग के 20% भाग पर वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा था। वन नीति 5 जून 2023 नवीनतम वन नीति है। उद्देश्य आगामी 20 वर्ष में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% से बढ़ाना है। इसको आप याद रखेंगे। नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को लागू की गई। उद्देश्य क्या रखा गया कि 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वन बढ़ाने हैं। नेक्स्ट, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है तो वो खेर का वृक्ष होता है। खेर जिसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू वैज्ञानिक नाम किसका है? खेर वृक्ष का। इससे कथोड़ी जाति द्वारा कत्था तैयार किया जाता है खेर वृक्ष से। खेर वृक्ष के वनों के आंतरिक भाग से कत्था तैयार किया जाता है। खेर के वृक्ष हाड़ौती पठार, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण जयपुर में करवाया था। व्याख्या: 1749 में ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली का निर्माण जयपुर में करवाया था। 7 खंडों में निर्मित होने के कारण इसे जयपुर की कुतुब मीनार व जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसका नक्शा गणेश खोवान ने बनाया था। सरगासुली का नक्शा गणेश खोवान ने बनाया था। नेक्स्ट,
सौ टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। व्याख्या, बांसवाड़ा से होकर प्रवाहित होने वाली माही नदी में अनेक द्वीपों की उपस्थिति के कारण इसे सौ टापुओं का शहर कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा रियासत की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी। झीलों की नगरी उदयपुर, पहाड़ियों का शहर डूंगरपुर, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? बाड़मेर में, जालोर में, बाड़मेर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। व्याख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जालोर हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है पाली में, जालोर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो मेगा फूड पार्क का निर्माण बीकानेर में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क पूछा जाए तो रूपनगढ़ अजमेर में है। पलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा रिक्त स्थान द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ILFS द्वारा। व्याख्या, रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। इस कंपनी में राजस्थान सरकार व ILFS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की 50:50 की साझेदारी है। इसका मुख्य कार्य मेगा हाईवे का निर्माण करना है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय। व्याख्या, रेलवे मंत्रालय भारतीय रेलवे का संचालन करता है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में बंबई से थाने तक चलाई गई। वर्ष 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 70 डिवीजन एवं 18 जोन हैं, जिसमें कोलकाता मेट्रो शामिल है। इसका गठन 1 अक्टूबर 2002 को किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि व्याख्या करें या सीधे क्वेश्चन ही डालें। नेक्स्ट, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या, इसका उद्देश्य सुपर फास्फेट के उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र उदयपुर का झामर कोटड़ा, जैसलमेर का फतेहगढ़ बिरमानिया और जयपुर का अचरोल जो क्षेत्र है, यहाँ यानी रॉक फास्फेट निकाला जाता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो अलवर में तंबाकू सर्वाधिक होता है। व्याख्या, तंबाकू में निकोटिन टोबेकम होता है। तंबाकू अमेरिकन पौधा है। 1508 में पुर्तगाली भारत में लाए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील है भाई। कौन सी है? जयसमंद झील। व्याख्या, राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, सिलीसेड, रामगढ़, कोलायत, नक्की एवं कायलाना झील मीठे पानी की हैं। जयसमंद झील सलूम्बर जिले में स्थित है, जिसे डेब्बर झील भी कहा जाता है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण उदयपुर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। व्याख्या,
राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी संचयन भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्रित करने की प्रक्रिया है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए प्रत्येक घर में भूमिगत टैंक या टांका बनाया जाता है, जिसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? तो अलवर में। व्याख्या, 10 मई 1956 को अलवर का तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक तापमान था। क्वेश्चन नंबर 43, बरखान है तो बरखान रेत के टीलों को कहा जाता है। व्याख्या, बरखान या बरछान स्तूप यह अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। यह पवनों के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसका विस्तार मुख्यतः भालेरी चूरू, लूणकरणसर बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, लेकिन सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र में बरखान का है। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका उल्टा कर दिया भाई, तो ऑप्शन सी और डी राइट हो जाएगा। व्याख्या, अरावली पर्वतमाला भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को आडा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इस पर्वतमाला की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है। यह राजस्थान में 9% भूभाग पर विस्तृत है। राजस्थान की में इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, अभ्रक। तो अभ्रक है, ये धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि बॉक्साइट, तांबा और क्रोमाइट ये धात्विक खनिज हैं। व्याख्या, अभ्रक धातु या धात्विक खनिज नहीं है और न ही इसे अधातु माना जाता है, क्योंकि यह कोई तत्व नहीं है। इसे इनके अकार्बनिक रासायनिक सूत्र में गैर धातु खनिजों में धातु तत्व नहीं होते। उदाहरण मिट्टी, हीरा, डोलोमाइट, जिप्सम, अभ्रक, नीलम और क्वार्ट्ज ये धात्विक खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसमें पेड़ पौधों से लेकर जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्याख्या, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के माह में होने वाली मौसमी घटनाएं हैं। यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों में अचानक वर्षा करता है। नेक्स्ट, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल, सौरमंडल। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? अंतर्जनित बल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के कारण इसमें टेक्टोनिक प्लेटों की गति, पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा कक्षों की उपस्थिति और इन कक्षों के भीतर दबाव का निर्माण शामिल है। भूकंप से पृथ्वी की सतह नष्ट हो जाती है। ज्वालामुखी के कारण ठंडे लावा या मैग्मा के रूप में पृथ्वी की नई परतों का निर्माण होता है।
भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न होती है। अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं? टाइफून को, हेरिकेन को, विली विली को और टोर्नेडो को। तो टोर्नेडो को कहते हैं समुद्र का जल स्तंभ। व्याख्या, टोर्नेडो को समुद्र में जल स्तंभ कहा जाता है। हवा की गोल घूमने वाले चक्र को टोर्नेडो कहा जाता है। टोर्नेडो चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक बार आता है। टोर्नेडो अधिकतर मेक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी युक्त हवा एवं दूसरी तरफ कनाडा से आने वाली शुष्क व शीत हवा के संयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो होगा प्रातः के 11 बजेंगे भाई। व्याख्या, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय प्रातः 11 बजे का होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमने पर 24 घंटे का समय लेती है। इस प्रकार निकालेंगे भाई, 360/24 बराबर 15, तो 1 घंटे में 15 डिग्री होगा। नेक्स्ट, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में जो संसदीय सचिव होता है उसे मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। व्याख्या, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति भी करता है और उसे शपथ भी दिलाता है और पद की शपथ दिलाता है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 का खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह न्यायाधीश तब तक पद को धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद का त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार किसी भी सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा कार्यवाही के संचालन के लिए सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है। किसी भी सदन की बैठक में गणपूर्ति संख्या नहीं होने पर सभापति को सदन स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 11 ने, 12, 13, 14। तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। व्याख्या, 1952 में भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने व 39 अन्य दलों ने भाग लिया। 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा की अवधि रही। वर्तमान 18वीं लोकसभा के आम चुनावों में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए। 543 निर्वाचन क्षेत्र से सभी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं। अगला प्रश्न है अपना, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1098 है भाई। व्याख्या, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सेवा है। यह चाइल्ड लाइन सेवा संपूर्ण भारत में उपलब्ध है। यह 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख है। अस्पृश्यता का अर्थ है किसी विशेष जाति के सदस्यों को न छूना एवं संसाधनों की पहुंच से वंचित करना एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करना। इस मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता सहायता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसे बंधक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषा से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। व्याख्या: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम को 1 जून 1993 को लागू किया गया एवं नगरीय संस्थाओं को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका हैं। तथा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर इन्हें विधि निर्माण एवं प्रशस्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58वां अपना क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने प्रारंभ की थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट, व्याख्या: मनसबदारी प्रथा मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में शुरू की गई। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सैन्य और नागरिक अधिकारों को मनसब पद प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। व्याख्या: भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 60, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? वर्ष भर वर्षा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, वर्ष भर शुष्क। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता पूछी गई है तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीत ऋतु, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या: भूमध्य सागरीय जलवायु CS प्रकार की जलवायु है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु आर्द्र होती है। ये था हमारा यानी कि तीसरा मॉडल पेपर SST का। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।